गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी ईवीएस मैम। और जो हम अभी यूनिट पढ़ रहे हैं वो है ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़। और उससे रिलेटेड हम जो 6.1 टॉपिक पढ़ रहे थे, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, उसका आज हम पढ़ते हैं काजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, और क्लाइमेट चेंज का उससे क्या असर पड़ता है, वो हम आज पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं काजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक सीरियस इशू है और ये एक सिंगल इशू नहीं, इसके साथ बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज जुड़े होते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक आजकल अगर आप देखेंगे ये राइज इन सरफेस टेम्परेचर, जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है उसमें राइज होना, जिसकी वजह से बहुत सारे लाइफ के फॉर्म्स जो अर्थ पे हैं वो चेंज हो जाते हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो ये इशू है ग्लोबल वार्मिंग, इसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में कि किसकी वजह से होता है। एक नेचुरल काज होता है ग्लोबल वार्मिंग का, एक होता है ह्यूमन, इंसानों के इन्फ्लुएंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कौन से ये दो काजेज़ हैं। सबसे पहला है नेचुरल काजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेचुरली किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो क्लाइमेट है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है, मतलब सेंचुरीज से अगर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज होता रहता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है क्यों होता है कि अगर हम नेचर के हिसाब से देखें, जो नॉर्मली रोटेशन अर्थ और सन की जो एक दूसरे के साथ जो होती है, नेचुरल रोटेशन जो होती है, उसकी वजह से जो इंटेंसिटी सनलाइट की है वो ज़्यादा आने लगती है जब वो अर्थ उसके ज़्यादा क्लोज हो। जब अर्थ मूव कर रहा होता है और जब सन के क्लोज होता है तो उस टाइम पे सन की रेस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है कि ज़्यादा हीट होगी, तो ज़्यादा वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का इशू होगा। ठीक है, ये एक नेचुरल कॉज है। सेकंड है कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो ट्रोपोस्फियर में हैं, जो नेचुरली भी प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं सोलर हीट को, जैसे मैंने कल आपको बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो और ये उसको सरफेस, जो अर्थ की सरफेस से उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे ये इसको बाहर नहीं निकलने देते, ये उधर ही ट्रैप कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर देते हैं, स्पेस में नहीं जाने देते हैं। इसकी वजह से जो होता है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। थर्ड वन है कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस है, जो लावा जब फटता है, जब ये भी एक दूसरा इशू है ग्लोबल वार्मिंग का। सिंगल वॉल्केनिक इरप्शन जो है, अगर एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसकी वजह से बहुत जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और बहुत सारा ऐश भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जब इसमें इंक्रीज़ हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है वो भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस है। तो ये क्या करता है, ये भी सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करता है, और जब ये सोलर रेडिएशंस ट्रैप हो जाती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ये अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करती है। ठीक है। फोर्थ जो काज है नेचुरल काज, मीथेन जो है ये दूसरा इशू है ग्लोबल वार्मिंग को का काज एक है। ये मीथेन जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है जब हीट को इसको ट्रैप करना होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ठीक है। यूजुअली मीथेन जो है ये बहुत सारे एरियाज से निकलता है। आप देखेंगे कैटल फील्ड से निकलता है, लैंडफिल जगहों से निकलता है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम सिस्टम, कोल माइनिंग, मोबाइल एक्सप्लोजन और इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोसेस, इन जगहों से मीथेन बहुत ज़्यादा लिबरेट होके हवा में जाता है और ये वहाँ जाके एज ए ग्रीन हाउस गैस काम करता है और फिर जाके वहाँ पे ट्रैप करता है सोलर रेडिएशंस। जो भी सोलर रेडिएशन अर्थ पे आ रही होती है, अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक जाती है और वहाँ पे ये मीथेन और जो भी ग्रीन हाउस गैस है उसको ट्रैप कर लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते हैं, एस्केप नहीं होने देते अर्थ के एटमॉस्फेयर से। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, फिर ग्लोबल वार्मिंग का
कारण बनते हैं। तो ये नेचुरल काजेस थे जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्या है ग्लोबल वार्मिंग पे, इंसानों की वजह से कैसे ग्लोबल वार्मिंग को के लिए इंक्रीजमेंट बढ़ रही है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्या है, काफ़ी सीरियस इशू है ये आज अगर हम आजकल की देखें, क्योंकि ह्यूमन जो है वो कभी भी अर्थ का हमेशा इस्तेमाल करता है मगर टेक केयर नहीं करता है। ठीक है, ह्यूमन जो है जो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल काज जो भी था, जो भी अभी तक हमने नेचुरल काज पढ़े उससे ज़्यादा तो ह्यूमन के इंटरफेरेंस से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अर्थ जो है वो चेंज होती रहती है, बहुत सालों से चेंज हो रही है, अभी तक हो रही है और फिर भी आगे भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल आ रहा है ह्यूमन बीइंग का। उसकी वजह से, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से रहने का, खाना पीने का, हर चीज़ का तरीका बदल गया है। जो इंसान की एक्टिविटीज़ हैं जैसे इंडस्ट्री बनाना, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रही है, फॉसिल फ्यूल का जलना, माइनिंग, कैटल रियरिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वो आजकल अपने फ़ायदे के लिए करता है, अपने कंफर्ट के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए करता है। बट इन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में निकलता है जिससे जो एटमॉस्फेयर है उसको वहाँ पे जो सोलर रेडिएशंस आ रही होती हैं वो ट्रैप कर लेते हैं, वो जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं तो वो ट्रैप करते हैं और हमारे जो अर्थ है उसको हीट अप करते हैं। तो ये ह्यूमन इंटरफेरेंस का बहुत ज़्यादा इशू है। दूसरा अगर हम देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली फॉसल फ्यूल यूज़ करता है पावर मशीन के लिए, और जो भी हम दैट वी यूज़ इन इन्वॉल्वड इन फॉसल फ्यूल। देखो जैसे कि हमें एक मोबाइल फ़ोन हम ख़रीदते हैं, ठीक है, अब हम बोलेंगे मोबाइल फ़ोन से ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, मगर इस मोबाइल फ़ोन को बनाना है उसके लिए कोई मशीन चाहिए होती है, वो बनने के लिए मशीन चाहिए होती है, और वो मशीन कैसे चलेगी, फॉसिल फ्यूल पे। जब फॉसिल फ्यूल पे चलेगी तो बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में। फॉसिल फ्यूल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, या हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कारों का, उसकी वजह से भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर में जाता है। जब ये एटमॉस्फेयर में जाएगा एज अ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ये अपना काम करेगा, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है तो ये ट्रैप करेगा सोलर एनर्जी, तो वहाँ पे हीट कर देगा ये। ठीक है, तो मतलब हमारे मोबाइल ख़रीदने से भी हो जाता है, क्योंकि वो मोबाइल भी तो फैक्ट्री में ही बना होता है, उसके लिए मशीन चाहिए होती है, मशीन चलेगी जब फॉसिल फ्यूल होगा। ठीक है ना। थर्ड वन है जब प्रोसेस होती है माइनिंग की, तो वहाँ पे भी मीथेन जो है विल ट्रैप बिलो द अर्थ। ठीक है। रियरिंग कैटल, जब कैटल की रियरिंग होती है वहाँ से भी बहुत सारा मीथेन निकलता है, बिकॉज जो कैटल होते हैं वो रिलीज़ करते हैं मैन्यूअर, एक वहाँ उस मैन्यूअर से बहुत सारा मीथेन निकलता है। कैटल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो वो हमें बहुत कुछ चीज़ें देती है, मगर जब उनका मैन्यूअर निकलता है उससे जो मीथेन निकलता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अकरेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। फोर्थ वन है डिफॉरेस्टेशन। इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को काटे जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन करे जा रहा है। ठीक है। जब कटिंग डाउन हो गया ट्रीज़ का, उस क्यों होता है, क्योंकि हमें वहाँ से पेपर चाहिए होता है, वुड चाहिए होता है अपने घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, या और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। जब ह्यूमन जो है कंटिन्यू डिफॉरेस्टेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो धीरे 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 एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाता रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता था ट्रीज़, बट वही कट गए, तो अब तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे हवा में घूमता रहेगा, उसको कोई एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करने वाली जो ट्रीज़ थे वही ख़त्म कर दिए हमने अपनी नीड के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए भी, और अपने लग्जरियस आइटम्स के लिए भी, और अपने फ़ायदे के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। तो ह्यूमंस जो हैं ये भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ब्रीथ करता है या ब्रीद आउट करता है
ब्रीथ करेगा तो उस टाइम पे वो ब्रीद इन करते टाइम ऑक्सीजन लेता है, वो देते थे पेड़, पेड़ बचे नहीं। अब ब्रीथ आउट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है, तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ा। इसीलिए मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं यहाँ पे हमारे इस दुनिया में, कितना ज़्यादा वो ब्रीथ आउट करते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब कहाँ जाता है, वो सब एटमॉस्फेयर में जाता है। इसलिए बोला जाता है पेड़ लगाओ, जितने पेड़ लगेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा पेड़ों के पास। बट पेड़ ही काट दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहीं एटमॉस्फेयर में रहा। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहा और यहाँ से डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूस हुई, तो वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ये बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगा सोलर रेडिएशंस और हमारी जो अर्थ है उसको वार्म करेगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज क्या है उसका इम्पैक्ट। बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है लगभग 0.3 डिग्री से 0.6 डिग्री के बीच में, एज़ पर इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट में आया है कि अगर इसी तरीके से बढ़ता गया तो टेम्परेचर जो है लगभग 2 डिग्री जो है ये अबव हो जाएगा बाय द ईयर 2030, और 4 डिग्री सेल्सियस ये बनेगा अगर 2090, जिस हिसाब से ये अब रिपोर्ट बनी है और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी पॉइंट भी बढ़ता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो 2 डिग्री तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और सेकंड ये है कि इंक्रीज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स बढ़ेंगे, उसकी वजह से हरिकेन्स होंगे, साइक्लोन, टाइफन्स, जिसकी वजह से जो फर्दर इंक्रीज़ इन फ्यूचर ड्यू टू हीटिंग ऑफ ओशंस, ये सारा क्या हो जाएगा, ये स्टॉर्म्स, हरिकेन, साइक्लोन्स ये क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हीट हो रहा है ओशन में, उसमें बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारा वाटर इवॉपरेट हो रहा है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं, उससे कहीं गुना ज़्यादा। तो वो जो वाटर इवॉपरेट होगा, क्लाउड बनेगा, बारिश होगी, स्टॉर्म आएगा, साइक्लोन आएगा, जो मतलब प्रेडिक्टेबल भी नहीं होगा, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। थर्ड वन आप देखेंगे क्या इम्पैक्ट है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, पोलर आइस जो है, ये सारी चीज़ें मेल्ट हो रही है, क्योंकि जब हीट बढ़ेगी तो मेल्ट तो हो ही जाएगा। इसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज़ होगा, पानी मेल्ट हो के कहाँ जाएगा, सी में ही जाएगा, उसकी वजह से सी का लेवल राइज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 to 2 mm ईच ईयर, वो बढ़ता जा रहा है सी का लेवल। जब सी का लेवल बढ़ेगा तो वो आगे जाएगा ना, वो हमारी रेजिडेंशियल एरिया तक आ जाएगा। अब देखते होंगे मुंबई में कितनी हाई टाइड्स आती हैं, इसकी वजह से फ्लडिंग आ सकता है कोस्टल एरिया में, एस्चुरीज में, लो लाइंग आइलैंड्स में, जैसे बांग्लादेश है, नाइल डेल्टा, मालदीव्स, इनमें फ्लड आ सकता है। क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल होता है हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी इंडेक्स 2011 का जो था, उसमें उन्होंने बोला कि कोलकाता जो इंडिया में है और चित्तागोंग जो बांग्लादेश में है, ये वो दो मतलब सिटीज़ हैं जो बाकी 6 सिटीज़ में से ये जो 2 सिटीज़ हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्क है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होने का, इनके ऊपर बहुत रिस्क है। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो वर्ल्ड मैप से ख़त्म ही हो गए हैं, डूब ही गए हैं बेचारे, जैसे न्यू मोरा आइलैंड ऑफ सुंदरबन, लोगाछारा फर्स्ट इनहेबिटेड आइलैंड जो 1996 में, ये भी ख़त्म ही हो गया। पैसिफिक अठोला नेशन ऑफ किरिबती, ये भी ख़त्म हो गया। ये जो आइलैंड्स थे ये सबमर्ज हो गए। ठीक है, इसकी वजह से इनमें जो लोग रहते थे उनका माइग्रेशन हो गया, उनका माइग्रेशन सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि एनवायरनमेंट वहाँ का ख़त्म हो गया, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट पड़ा, ये एक एनवायरमेंटल कंसर्न है, उनके ऊपर क्लाइमेट का बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ा, ये एक एनवायरमेंटल रिफ्यूज है, और किसी की वजह से नहीं कि कोई टेररिस्ट आया है या कोई मिलिट्री आई है वहाँ से इसलिए लोग उठ के भाग गए हैं वैसा, या कोई बीमारी आई है,
यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से आइलैंड ही सबमर्ज हुआ, तो आइलैंड सबमर्ज हुआ तो वहाँ के लोग जो है वो माइग्रेट हुए, इसीलिए इसको एनवायरमेंटल रिफ्यूज बोले। ठीक है। एक नेशन है मालदीव्स जो ऑलरेडी लुकिंग फॉर ए न्यू, नए घरों की तरफ, क्योंकि उनकी जो जगहें हैं उनको फ्लडिंग का खतरा है, इन चीज़ों का खतरा है, वो वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। जो स्पीशीज़ होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मगर अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता गया, उनकी जो इंटरडिपेंडेंस है वो आउट ऑफ सिंक हो जाएगी, उनके बीच में रिदम ही नहीं रहेगी। जैसे प्लांट्स हैं, जब उनको पॉलिनेट होना था वो उससे कहीं गुना ज़्यादा पहले ही वो पॉलिनेट हो जाएंगे बाय इंसेक्ट्स, और जल्दी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कपड़े जब जैसा मौसम है वैसे पहनते हैं, बट अगर मौसम में ही चेंज होगी तो हमारा रहना, खाना पीना सब कुछ चेंज होगा, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ ही चेंज हो जाएंगी, तो हर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और फिफ्थ वन है जो फ्लड है, ड्रॉट है, ये काफ़ी आने लगेंगे, काफ़ी कॉमन होंगे। कहीं ऐसा होगा कि फ्लड ही फ्लड होगा, कहीं ऐसी जगह होगा जहाँ बेचारे पानी के लिए तरस जाएंगे, वहाँ ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। रेनफॉल जो इथोपिया में है और ड्रॉट, ये सारी चीज़ें इतना कॉमन है कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, कहीं कहीं जो ड्रॉट है 10% मतलब डिक्लाइन हो जाएगा रेनफॉल का, ड्रॉट का कहीं जगह बहुत ज़्यादा आना, ये सारा इम्पैक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग का, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है। उसके बाद 6 वन है कि फ्रीक्वेंसी जो है ड्रॉट्स की और फ्लड की, इसकी वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्लड आया तो फसलें ख़राब, ड्रॉट आया तो फसल बनेगी ही नहीं, क्रॉप यील्ड में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। ऐसी सिचुएशन, फेमाइन सिचुएशन आ जाएगी बहुत सारी कंट्रीज़ में। ठीक है। 7th है जो फ्रेश वाटर, जो हमें फ्रेश वाटर तो दिखेगा ही नहीं कहीं। ठीक है। जो क्यूलिक आइस कैप है पेरू में, ये कंटिन्यूसली मेल्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर, ये पानी का सोर्स था, ड्रिंकिंग सोर्स था ये, मगर कंटिन्यूसली जब ये मेल्ट हो रहा है तो 2100 की तक आते आते ये ऐसा मेल्ट हो जाएगा कि चला ही जाएगा, बचेगा ही नहीं, सारा ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये पानी का सोर्स था बहुत सारे लोगों के लिए, मगर जब यही नहीं बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स था, तो फिर क्या, कहाँ से पानी पिएंगे वो। ठीक है ना। जब क्लाइमेट में चेंज आती है, जो हम 8th वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। जैसे वार्मर वेदर है, ये प्रोवाइड करता है ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर इंसेक्ट्स। मलेरिया हमेशा गर्मी में पनपता है, मतलब बरसात के दिनों बहुत सारे मॉस्किटोज़ अपने साथ मतलब होते हैं, बहुत सारे मॉस्किटोज़ जो हैं वो मलेरिया फैलाते हैं, वो उस टाइम ही ब्रीड करते हैं। बहुत सा लोग जो हैं, बिलियंस ऑफ लोग, वो अफेक्टेड हो जाएंगे बाय द प्रॉब्लम ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन कॉजिंग मॉर्टेलिटी। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ेगी, कीड़े मकोड़े भी आने लगेंगे, बीमारियां फैलने लगेगी, बहुत सारे लोगों को पानी ही नहीं मिलेगा साफ़, क्योंकि सब कुछ इवॉपरेट ही होने लगेगा। बचेगा क्या? कुछ नहीं बचता है, सब सूख जाएगा। जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत सारे स्पीशीज़ की, ये भी डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि वो नया जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट तो अपने आप को कर ही नहीं पाएंगे। उनको जैसा हैबिटाइट, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए था वो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया है। तो धीरे धीरे वो भी एक्सटेंशन की तरफ चले जाएंगे। कोरल रीफ्स जो हैं ये काफ़ी हाई सेंसिटिव होते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। फ़िश पॉपुलेशन के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो मतलब ये बायोडाइवर्सिटी को भी ख़त्म कर सकता है। 10th है इकोसिस्टम जो है विल चेंज, क्योंकि कुछ स्पीशीज जो है विल मूव फार्दर नॉर्थ की तरफ एंड बिकम मोर सक्सेसफुल। अदर्स कुछ होते हैं जो बेचारे जा नहीं पाते, कहीं पे मूव नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को
क्योंकि जहाँ पे भी उनको दिखे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो किसी और की तरफ शिफ्ट करेंगे जहाँ उनको सूटेबल क्लाइमेट होता है। पर हर कोई स्पीशी उठ के मूव नहीं कर पाता है, अगर जो नहीं मूव कर पाएगा वो एक्सटेंशन हो जाएगा उसका। पोलर बियर जो है, बायोलॉजिस्ट आयन स्टर्लिंग, उसने ये देखा कि सिमिलर पैटर्न हुडसन रे ने। तो इसने क्या देखा कि अगर सी का आइस डिसअपियर हो जाए, उसको डर है कि पोलर बियर भी उसके साथ हो जाएगा डिसअपियर, क्योंकि जब पोलर बियर तो बर्फ़ में रहेगा, जब बर्फ़ ही नहीं रहेगी वही मेल्ट हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगा। ये जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसकी वजह से एक्सटेंशन हो रहा है मोर देन मिलियन स्पीशी ऑफ एनिमल्स का और प्लांट्स का 2050 तक। ठीक है, तो इकोसिस्टम बहुत हद तक चेंज हो जाएगा और जो स्पीशी अपने आप को मूव कर सकते हैं वही जाके सरवाइव करेंगे, और जो मूव नहीं कर पाएंगे, जिनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो वो एक्सटेंशन की तरफ चले जाएंगे। तो अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज जो है ये इम्पैक्ट करता है होल वर्ल्ड को, मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़, पर्टिकुलरली जो स्मॉल आइलैंड्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द सिर्फ पानी पानी होता है, वो जो है वर्स्ट हिट स्टेट्स होते हैं, क्योंकि उनको कभी भी सबमर्ज होने का टेंशन होता है, क्योंकि पानी का मेल्टिंग, जो भी पोलर कैप्स होते हैं, पोलर आइस कैप्स होते हैं, या ग्लेशियर्स का मेल्टिंग जो हो रहा है वो सी लेवल को बढ़ा रहा है, पानी के सोर्सेज को बढ़ा रहा है, तो उनका लेवल बढ़ेगा तो फ्लडिंग आ ही जाएगा, तो उनको सबमर्ज होने का ज़्यादा खतरा होता है। साउथ एशियन रीजन जो है, लगभग 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल ग्रेटली सफ़र, इतने लोग सफ़र इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से होंगे। तो इसीलिए हमेशा इनके बारे में सोचना, इसके लिए ज़्यादा हमें कंसर्न रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ इफ़ेक्ट्स क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, एक चार्ट के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। एक चार्ट थोड़ा सा वो शॉर्ट फॉर्म में बताए गए हैं क्या क्या होता है, एक नटशेल में बताते हैं कि आप पहले देख लीजिए एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्रॉप यील्ड जो है उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देखेंगे इस चार्ट जैसे में डिमांड ऑफ इरिगेशन बहुत बढ़ेगी। पानी है तो बहुत हर जगह से है, मगर कितना, किस तरीके से, कैसे मिलना है वो नहीं। एकदम फ्लड की तरह से पानी आए वैसा तो पानी नहीं चाहिए। कहीं पे ड्रॉट पड़ रहा है, वहाँ पानी का ज़रिया कहाँ से लाएं, ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। कीड़े, क्रॉप को डिजीज़, वीड्स, ये सारे बढ़ने लगेंगे। इसका असर सारा एग्रीकल्चर की यील्ड पे पड़ेगा। ठीक है, सेकंड है वाटर रिसोर्सेज। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं, फ्लडिंग आ सकती है कोस्टल एरिया में, कहीं पे ऐसा होगा कि वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, वाटर सप्लाई में चेंज आएगी, हमें कोई भी क्वालिटी वाला ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, सब गंदा ही पानी मिलेगा। ठीक है, तीसरा है फॉरेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। वाइल्ड लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे आग के जो क्योंकि गर्मी बहुत होगी, ग्लोबल वार्मिंग है, तो खुद ब खुद फॉरेस्ट में आग लग जाती है, इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी तो आग लग ही जाएगी। डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट होगा, जब डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और ऊपर चला गया। ठीक है, फॉरेस्ट नहीं रहा तो सॉइल इरोजन के भी खतरे हो जाते हैं। फोर्थ है सी लेवल ऑफ कोस्टल एरिया। जब इनके ऊपर इफेक्ट क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग का, सील का लेवल जो है वो राइज होगा, क्योंकि वहाँ से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। फ्लड आ सकता है लो लाइंग एरिया आइलैंड्स में, कोस्टल एरियाज़ में। फिशरीज़ लॉस हो सकते हैं, फ्लड आ सकता है एस्चुरीज़ में, वेटलैंड्स में, कोरल रीफ्स में। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इतनी गर्मी होगी तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी है तो लॉस ऑफ हैबिटाइट होगा, क्योंकि हर जगह आप देख लीजिए गर्मी से कौन बच पाता है। गर्मी जो होती है तो जिस जानवर को आदत नहीं हो इस गर्मी में, या जिस पेड़ पौधे को इतनी गर्मी में आदत ही नहीं है, वो कैसे जी पाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पानी की कमियाँ हो जाने लगती है, क्योंकि ज़्यादा ही वो ऑपरेट होता रहता है पानी, तो लॉस ऑफ हैबिटाइट होगा, उसका रहने का घर ही चला गया। बहुत सारे स्पीशीज़ जो होते हैं वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते ये इतनी गर्मी, तो वो एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सिक्स्थ है वेदर।
कि कुछ एरिया में हेवी रेनफॉल होगा और कुछ एरिया में ड्रॉट हो जाएगा। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी और कहीं पे पानी का नामो निशान ही नहीं बचेगा, इतना ज़्यादा वो ख़त्म हो जाएगा पानी। 7th है ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या होगा, जब किसी का घर छिन गया या किसी का आइलैंड जैसे सबमर्ज हो गया, वो माइग्रेट करेगा ना कहीं पे, जहाँ पे वो माइग्रेट करेगा उधर तो पहले से ही पॉपुलेशन है, वहाँ और इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन, वहाँ रश होने लगेगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। जितना अगर जिस जगह वो रह रहा है कोई वहाँ से शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। कोई लोग तो होते हैं कुछ ऐसे जो बेचारे हीट बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जब हीट है, गर्मी है, ड्रॉट है, फ्लड है, ये सारी चीज़ों से खाने का लॉस भी हो जाता है, फसलें ख़राब हो जाती है, तो खाना नहीं मिला तो वो भी तो ज़िंदगी ले जाएगा, फूड लॉस हो जाता है, फूड सप्लाई में रिडक्शन हो जाती है। 8th है ह्यूमन हेल्थ। जब जो स्प्रेड ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज़ टू टेम्परेट एरियाज, बहुत सारी डिजीज़ें फैलती हैं, इन गर्मियों से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं, एलर्जीज़ जो हैं, वो भी इस गर्मी में ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को तो जीने का सहारा होती हैं, जितनी गर्मी उतना वो ज़्यादा पनपते हैं। और इंसान लोग तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा हीट होगी तो वो नहीं, सनस्ट्रोक होने लगता है, उनकी बॉडी का सारा जो पानी है वो भी निकल जाता है, वो भी सारा इवोपरेट होता है, तो वो उसमें भी बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे ह्यूमन हेल्थ इफ़ेक्ट होते हैं। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ऐसी भी चीज़ें होती हैं गर्मी से, सिर में दर्द होने लगता है। इन सारी जो इल इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, अगर हम इनको ध्यान में रखें, इतना सारा जो भी इफेक्ट था गर्मी का, जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसको हम यूनिप बोल सकते हैं, उसने एक चूज़ किया स्लोगन 1989 में, ग्लोबल वार्मिंग, इसको दे दिया नाम कि इतना ज़्यादा जब गर्मी हुई उसको नाम ही ग्लोबल वार्मिंग दिया। ग्लोबल वार्मिंग सिंस 1989 5 जून जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उसमें इसके ऊपर मंथन किया जाता है, सोचा जाता है कि इतनी गर्मी, इतनी एनवायरनमेंट में चेंजेस क्यों आ रही है, कहाँ कहाँ एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन की वजह से हो, चाहे वो नेचर की वजह से हो। और नेचर जो है अगर कुछ चीज़ बढ़ा रहा है तो उसका एक लिमिट होता है, वो अपने उस लिमिट में बैलेंस कर लेता है, पर ह्यूमन जो करता है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो बहुत हैफाजर्ड और एक्सप्लॉइट करता है हमेशा एनवायरनमेंट को। उसके ऊपर ये मंथन किया जाता है कि किस तरीके से हम इसको समझे, कंट्रोल करें। तो फ़िलहाल आपके लिए इफ़ेक्ट तक है, कल हम इसके कुछ मेजर्स पढ़ते हैं।